जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो तबाही के मुहाने पर खड़ी है। एक ऐसी दुनिया जो किसी समंदर से नहीं बल्कि सोच और विचारधारा से दो हिस्सों में बटी हुई है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर करीब करीब आधी सदी तक यही हकीकत थी। तो आज हम इसी कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा टकराव जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये दुनिया दो हिस्सों में बंटी कैसे। फिर समझेंगे कि ये जो कोल्ड कंपटीशन था इसका मतलब क्या था। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे एटम बॉम्ब ने इस खेल को और खतरनाक बना दिया और कैसे ये लड़ाई दुनिया के अलग अलग कोनों में लड़ी गई। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे बर्लिन की दीवार गिरी और इस पूरे दौर का आज हम पर क्या असर है। तो कहानी शुरू होती है दूसरे वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। सबको लगा कि अब शांति होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। एक नए तरह का टकराव पैदा हो गया। दुनिया के स्टेज पर अब दो नए सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों की दुनिया को देखने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बस यहीं से दुनिया के बंटवारे का एक नया दौर शुरू हो गया। तो ये कोल्ड वॉर आखिर था क्या? सीधी सी बात है, ये 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चली एक लंबी खींचतान थी, एक टेंशन का माहौल। अब सवाल ये कि इसे कोल्ड यानी ठंडा क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स कभी सीधे सीधे जंग के मैदान में एक दूसरे से नहीं भिड़े। लड़ाई तो थी, पर आमने सामने की नहीं। और इस पूरी लड़ाई की जड़ में थी सोच की लड़ाई, आइडियोलॉजी की। एक तरफ थी अमेरिका और उसके साथियों की टीम, यानी वेस्टर्न ब्लॉक। ये लोग कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को मानते थे। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके साथी, यानी ईस्टर्न ब्लॉक, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते थे। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर कब्जे की नहीं थी, ये तो लोगों के दिलों और दिमाग को जीतने की थी। तो सवाल उठता है कि ये टकराव बाकी लड़ाइयों से अलग कैसे था? मतलब अगर सैनिक आमने सामने नहीं लड़ रहे थे तो फिर हो क्या रहा था? इसकी जंग किसी एक मैदान में नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीकों से, कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी गई। एक बिल्कुल नए तरह का बैटलफील्ड तैयार हो चुका था। ये मोर्चे कौन कौन से थे? हर चीज में मुकाबला था। अपनी अपनी सोच को दुनिया में फैलाना, ज्यादा से ज्यादा देशों से मिलिट्री समझौते करके अपनी ताकत बढ़ाना, दूसरे देशों को पैसे देकर या उन पर दबाव बनाकर अपने पाले में करना, पूरी दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। और हाँ, टेक्नोलॉजी और स्पेस की रेस, कौन पहले चांद पर पहुंचेगा, किसके हथियार बेहतर होंगे, ये सब कुछ इसी मुकाबले का हिस्सा था। अब ये मुकाबला और भी ज्यादा सीरियस होने वाला था। दुनिया अब साफ साफ दो मिलिट्री कैंपों में बंट चुकी थी और इन सब के ऊपर मंडरा रहा था एक बहुत बड़ा खतरा, एटम बॉम्ब का। इस एक चीज ने इस पूरी लड़ाई का दांव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और ये बंटवारा हुआ कैसे? अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया नेटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद था वेस्टर्न ब्लॉक के देशों को सुरक्षित रखना। तो इसके जवाब में सोवियत संघ चुप कैसे बैठता? उसने अपने ईस्टर्न ब्लॉक के देशों के साथ मिलकर बना लिया वॉर्सो पैक्ट। अब दुनिया ऑफिशियल तौर पर दो हथियारबंद ग्रुप्स में बंट चुकी थी। और ये जो आमने सामने की तनातनी थी ना, ये कोई 1-2 साल नहीं चली, ये चली पूरे 45 साल तक। जरा सोचिए, लगभग आधी सदी दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स बस इसी एक टेंशन के इर्द गिर्द घूमती रही। अब एक बड़ा सवाल कि इतनी दुश्मनी के बाद भी सीधी लड़ाई, एक हॉट वॉर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब एक शब्द में है, मैड, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दोनों साइड्स को पता था कि अगर एक ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया तो दूसरा भी चलाएगा, और नतीजा दोनों का पूरी तरह से सफाया। बस इसी डर ने एक बड़ी भयानक जंग को रोके रखा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि कहीं खून खराबा नहीं हो रहा था। सुपर पावर्स भले ही सीधे न लड़ रहे हों, पर उनकी लड़ाई की कीमत दुनिया के कई दूसरे देश अपनी जान देकर चुका रहे थे। ये वो जगह थी जहां ये कोल्ड वॉर असल में बहुत हॉट हो गया था। और इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसे ऐसे समझिए कि दो बड़े पहलवान खुद लड़ने के बजाय अपने अपने चेले लड़ा रहे हैं। सुपर पावर्स भी यही कर रहे थे। वो किसी छोटे देश में चल रहे झगड़े में एक साइड को सपोर्ट करते, उसे हथियार और पैसा देते, जबकि दूसरा सुपर पावर दूसरी साइड को सपोर्ट करता। लड़ाई वो लोग करते थे, पर असली जंग तो इन दोनों के बीच ही होती थी।
और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान में सोवियत दखल। ये वो जगह थीं जहां ये कोल्ड वॉर की आग सबसे ज्यादा भड़की। यहाँ सुपर पावर्स पर्दे के पीछे से अपनी जंग लड़ रहे थे और इस खेल में लाखों लोगों की जानें चली गईं। पर क्या पूरी दुनिया बस इन्हीं दो टीमों में बंटी हुई थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से देश, खासकर जो नए नए आज़ाद हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें ना तुम्हारी टीम में आना है ना तुम्हारी। इन देशों ने मिलकर बनाया नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये एक तीसरी ताकत थी जो किसी का पक्ष लिए बिना शांति और अपनी आज़ादी की बात कर रही थी। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो दौर जब ईस्टर्न ब्लॉक यानी सोवियत संघ की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। एक पूरा का पूरा साम्राज्य बिखरने वाला था। और ये अंत आया बहुत तेजी से। देखिए, 1985 में सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ बड़े सुधार शुरू किए। फिर 4 साल बाद 1989 में कोल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा सिंबल था, बर्लिन की दीवार, वो गिरा दी गई। और इसके ठीक 2 साल बाद 1991 में सोवियत संघ खुद ही टूटकर बिखर गया और बस कोल्ड वॉर खत्म हो गया। तो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये है कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर गया। इस टकराव की राख से जो नई दुनिया बनी वो कैसी थी? चलिए अब इस जंग की विरासत को समझते हैं और देखते हैं कि इसका आज हम पर क्या असर है। तो क्या क्या बदला? सबसे पहली बात, वो 2 सुपर पावर वाली दुनिया खत्म हो गई। अब अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई रीजनल ताकतें उभरने लगीं और जो इंटरनेशनल संस्थाएं थीं उनकी भूमिका और भी ज़रूरी हो गई। कुल मिलाकर दुनिया का नक्शा और नियम हमेशा के लिए बदल चुके थे। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन क्या उसकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है? उस दौर की दुश्मनी, उस दौर की दोस्ती और समझौते, क्या वो आज भी हमारी दुनिया की राजनीति को चला रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।